हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो इसमें हम चट्टानों का अध्ययन कर रहे हैं और जो प्राथमिक चट्टान है, प्राइमरी रॉक्स है, उसका बारे में हमने जान लिया है। उसकी विशेषताएं पढ़ ली है, उसका वर्गीकरण भी हमने पढ़ लिया है। अब है द्वितीय चट्टान है हमारे अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक्स। देखो, अवसादी दो शब्द है, इससे तो आप वाकिफ होंगे क्योंकि ये बहुत बार जब हमने पर्वत निर्माण पढ़ा था तो उसमें बार बार अवसादी जो शब्द है ये आ रहा था, अवसादीकरण या अवसाद। तो अवसादगार तो आपको पता होगा, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैं वापस बता दूंगा। देखो, अवसाद वही है जो नदियां हैं अपने साथ जो पर्वतों का कटाव करती है, अपरदन करती है, और उनके साथ जो मिट्टी है, पत्थर है, कंकर है, ये सब लाती है और एक जगह जब जमा करती है, यानी जो जल में है जमा करती है, तो उसे अवसाद कहते हैं। जब अवसाद का देखो समूहीकरण होता है, अवसाद का समूहीकरण समूहीकरण होता है तो अवसादी शेल का निर्माण होता है। ठीक है, समूहीकरण या समूहन है, समूहन यानी उनका इकट्ठा हो जाना। जो अवसाद है, जो नदियां ला रही है, कंकर है, जो पत्थर है, जो भी ला रही है, मिट्टी है, जो कले है, जो भी नदी के साथ बहकर आ रहा है, उनका एक समूहन हो जाता है, वो संगठित हो जाते हैं। तो उसके द्वारा जो अवसादी शेल है या अवसादी चट्टान है उसका निर्माण होता है। तो इसमें देखो, जो समूह है वो जैसे नदी बह रही है और वो समूहन कहाँ हो रहा है, इनका इनका जल में हो रहा है, समूहन जल में हो रहा है। ठीक है, तो समूहन जल में हो रहा है, तो ये जो देखो सेडिमेंट्री जो शब्द है ये लैटिन भाषा के सेडिमेंटम शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा का शब्द है सेडिमेंटम, उससे ये लिया गया है सेडिमेंट्री शब्द, और इसका तात्पर्य होता है नीचे बैठना, नीचे बैठना। ठीक है, अब नीचे बैठने का ये अर्थ हो गया, जैसे अवसाद है, एक के बाद एक परत जब इनकी बनती जा रही है तो इसमें क्या प्रेशर लगता है, एक दाब लगता है, तो ये क्या नीचे बैठते जाते हैं और एक कठोर चट्टान का रूप ले लेते हैं। अब जब देखो पढ़ते हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक परत आती जाती है, तो एक ऊपर जब एक परत जब आ रही है तो जो ऊपर वाली परत है उसका दाब लगेगा नीचे वाली परत पर, फिर एक और परत आ जाएगी तो उसका भी दाब जो उसके नीचे वाली परत है उसके ऊपर दाब लगेगा। तो इस तरह से एक अवसादी शेल का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसे देखो अवसादी शेल है ना, इसे परतदार शेल भी कहते हैं, परतदार शेल या चट्टान भी इसे कहते हैं। अब परतदार क्यों कहते हैं, जब एक के ऊपर जब एक परत आ रही है तो इसमें क्या परतों का निर्माण हो जाता है, इसमें परतों का निर्माण हो जाता है। जैसे ये पहले परत परत बनी है तो ये वाली परत इस पे दाब डालेगी, दबाव है, प्रेशर डालेगी, तो फिर इनका समूहन हो जाएगा, ये एक
संगठित होकर एक चट्टान का रूप धारण कर लेगी। तो इन्हें परतदार सेल भी कहते हैं। तो इसमें देखो आगे, तो एक ऊपर जब एक परत आती है तो इसमें दबाव बढ़ता रहता है और इसका भार भी बढ़ता है। बढ़ते भार के कारण देखो विभिन्न परतें हैं वो संगठित होने लगती है और अंत में जो परतदार सेल है उसकी रचना हो जाती है। अब जो परतदार सेल है उसकी रचना मैंने कहा देखो जल में हो रहा है। अभी तक जो बताया था आपको उसकी जो रचना है जल में हो रही है, मगर जो परतदार सेल है इसकी रचना देखो केवल जल में ही नहीं होती है, इसकी जो रचना है वो पृथ्वी के ऊपर भी होती है। तो पृथ्वी के ऊपर देखो जैसे कोई पर्वतीय भाग है, कोई, अब यहां से अगर कोई नदी निकल रही है तो पर्वत का क्या कटाव भी कर रही है। कटाव करने के बाद देखो जब शीर्ष पे बहती है पर्वत के तो गति तेज होती है इसकी। ये जो नदी है इसकी गति क्या है, तेज है। तो ये जो बड़े कंकर पत्थर होंगे उन्हें ये जो पर्वत है उसके नीचे ही कई किलोमीटर में जमा कर देगी। नदी है जो चट्टानों के जो टुकड़े हैं, पत्थर के जो टुकड़े हैं उन्हें पर्वत के नीचे जमा कर देती है। गिरिपात कहते हैं इसे, यानी पर्वत के पैर यानी पैरों के या नीचे है, यहाँ देखो ये जमा होने लगते हैं। तो ये जो आकृति बनती है, ये जो आकृति बनी है इसे जलोढ़ पंख कहते हैं। जलोढ़ पंख, ठीक है। और जो जलोढ़ पंख होते हैं ये अवसादी सेल ही होती है, ठीक है। जो जलोढ़ पंख है ये अवसादी सेल ही होती है, यानी अब जो अवसादी चट्टान है वो जलीय भाग में भी बन रही है और पृथ्वी के ऊपर भी इस अवसादी चट्टान है इसका निर्माण हो रहा है। और ये परतदार चट्टान है, इसमें परतें भी पाई जाती हैं। तो यह निर्माण था कि जो अवसादी चट्टान है इसका निर्माण किस तरह से होता है। तो इसके बाद हम इस अवसादी जो चट्टान है इसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। देखो अवसादी चट्टानों की विशेषताएं हैं। अवसादी चट्टानों की विशेषताएं, देखो विशेषताओं में पहला बिंदु है इनका, देखो इसमें जो अवसादी चट्टानें होती है इनका निर्माण देखो चट्टान चूर्ण, ये वनस्पति और जीवों के अवशेषों से होता है। ठीक है, इस चट्टान का जो निर्माण है चट्टान चूर्ण और जो जीवावशेष है और जो वनस्पति है उसके समूह से इसका निर्माण होता है। तो यही कारण है कि जो अवसादी चट्टान है उसमें देखो फोसिल पाए जाते हैं, जीवाश्म इन चट्टानों में पाया जाता है। तो इन चट्टानों में जैसे जीवाश्म पाया जाता है तो जीवाश्म के द्वारा हम ये जो चट्टानें हैं कितनी पुरानी है इसकी भी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं कार्बन 14 पद्धति से, ठीक है। और इन देखो चट्टानों में
वनस्पति और जीवों के इसमें जो अवशेष होते हैं, इस कारण ये जो चट्टानें होती है इनमें देखो कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। जो खनिज है देखो कोयला और पेट्रोलियम है, दोनों ही महत्वपूर्ण खनिज है मानव के लिए, और ये दोनों ही अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अब क्यों पाया जाता है? जैसे कोयला है और जो पेट्रोलियम है, हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, इनका जो निर्माण है, जो पृथ्वी में जब जीव जंतु और पेड़ पौधे जब दब गए थे, तब कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण हुआ था। तो ये दोनों ही अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, उनके बीच में पाए जाते हैं। और हम ये जो अवसादी चट्टानें होती हैं इनका कितनी पुरानी है ये भी पता लगा सकते हैं। देखो सेकेंड बिंदु है, जो अवसादी चट्टान है ये भूपृष्ठ के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है, और लगभग ये 75% क्षेत्र में पाई जाती है भूपृष्ठ के। भूपृष्ठ के 75% क्षेत्र पर पाई जाती है अवसादी चट्टानें। लेकिन जो क्रस्ट के निर्माण में, जो क्रस्ट है भूप्रपटी है, क्रस्ट के निर्माण में इसका मतलब अवसादी चट्टान का इसका योगदान 5% है। जो क्रस्ट है भूप्रपटी है, उसके निर्माण में केवल 5% ही इसका योगदान है। फिर है देखो अवसादी शैलों में परतें पाई जाती है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि इसमें परतें होती है, इसलिए इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। और ये जो चट्टान है ये रवेदार नहीं होती है। तीसरा है देखो इसमें परतें पाई जाती है, यह रवेदार नहीं होती है। जबकि जो आग्नेय शेल थी वो रवेदार होती थी, और उसमें भी कंडीशन थी कि जो लावा है या जो मैग्मा है पृथ्वी पे ऊपर आके ठंडा हुआ है या भूगर्भ में ठंडा हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें जो आग्नेय शेल है, सॉरी इसमें देखो नेक्स्ट है बिंदु है कि आग्नेय शेल की तरह अवसादी शेल बड़े बड़े स्थिर रूपों जैसे बेथोलिथ, लेकोलिथ आदि रूप में ये नहीं पाई जाती है। यानी आग्नेय शेल है उसकी तरह यह बड़े स्थिर रूपों में नहीं पाई जाती है। फिर इसकी विशेषताओं में अगला बिंदु है कि अवसादी शेल संगठित हो सकती है तथा असंगठित एवं ये कमजोर भी हो सकती है। यानी जो अवसादी शेल है ये मजबूत भी हो सकती है और कमजोर भी हो सकती है। चट्टान का संगठन संयोजक तत्व तथा खनिजों के ऊपर आधारित होता है। चट्टान का जो संगठन है यानी चट्टान किन खनिजों से बनी है ये उस पर निर्भर करता है। उसके बाद है इसमें देखो अवसादी चट्टानों की विशेषता, उनमें संधियों तथा जोड़ों का पाया जाना है। यानी इसमें जॉइंट होते हैं, संधियां या जॉइंट है, ये जॉइंट होते हैं, वो इनमें पाई जाती है। जबकि आग्नेय शेल थी उसमें क्या था, जॉइंट नहीं पाए जाते थे। देखो इसमें संधिया या जॉइंट पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो चट्टान है अवसादी ये कमजोर भी हो सकती है और मुलायम भी हो सकती है, मुलायम या कठोर हो सकती है। जबकि आग्नेय जो शेल थी वो कठोर होती है और उनमें संधियां है लगभग नहीं के बराबर पाई जाती है।
उसके बाद अगला है, नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट बिंदु है कि नदियों द्वारा बिछाई गई मुलायम पंख। मुलायम पंख का मतलब है मिट्टी से है, मुड है, अथवा जलोढ़ मिट्टियों पर जब सूर्य की जो किरणें होती है प्रखर पड़ती है तो उनमें तरह तरह की दरारें पड़ जाती हैं। इसका आकार बहुभुज के रूप में होता है। इस प्रकार की दरार को पंख फटन कहते हैं। जैसे नदियों द्वारा जो मुलायम मिट्टी है वो बिछा दी जाती है जब, तो उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो उस मिट्टी में दरारों का निर्माण हो जाता है, जिसे पंख फटन कहते हैं। पंख फटन। नदियों द्वारा बिछाई गई मिट्टी पर सूर्य की किरणें पड़ने से उनमें दरार पड़ जाती है। दरार पड़ जाती है जिसे पंख फटन कहते हैं। पंख का मतलब देखो मिट्टी से है और इंग्लिश में वुड कहते हैं इसे, मिट्टी को। और जो नदियों के द्वारा हर वर्ष जो मिट्टी आती है वो भी पर्वतों से ही आती है। उसके बाद है अगला बिंदु है कि अवसादी सेल प्राय मुलायम होती है, जैसे चिका मिट्टी तथा पंख, परंतु कुछ जो चट्टानें हैं वो टाइट भी होती है, जैसे बालू का पत्थर। देखो बालू का पत्थर है, ठीक है, ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। अवसादी चट्टान का ये उदाहरण है। तो ये है देखो मजबूत चट्टान का रूप है एक बालू का पत्थर। उसके बाद है इसमें देखो चिका मिट्टी। जो चिका मिट्टी है ये भी अवसादी चट्टान का उदाहरण है, मगर ये क्या है, मुलायम चट्टान का उदाहरण है। यानी जो अवसादी जो सेल है वो मुलायम और कठोर दोनों ही रूपों में पाई जाती है। और आगे जो अंतिम बिंदु है कि उसकी जो लगभग जो अवसादी चट्टानें होती है वो मुलायम ही होती है, कठोर बहुत ही कम ये पाई जाती है। तो अब ये जो चट्टान अगर मुलायम है तो इसमें क्या है, जो अपरदन की जो क्रिया होती है, अपरदन की जो क्रिया है, क्रिया का प्रभाव अधिक होगा, अधिक होगा, क्योंकि इसका जो कटाव है, जो अपरदन है, वो शीघ्रता से आराम से हो जाएगा, अधिक बल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। तो ये अवसादी जो सेल थी उसकी विशेषताएं थी। इसके बाद है इसकी देखो वर्गीकरण है अवसादी सेलों का। इसका जो वर्गीकरण है अलग अलग आधारों पे किया गया है, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तब तक घर पे रहें और स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। तो देखिए आप अपने नोट्स भी बनाते रहें, क्योंकि अभी तो आप घर पे ही हो सारे और पढ़ाई भी कर सकते हो। और जितना ज़्यादा रेगुलर चलोगे, जो वीडियो हम बनाते हैं उसके साथ में चलोगे, तो उतना ही अधिक आप फायदे में रहोगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें, कहीं कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।